आज का पॉडकास्ट किसी एक नेता, पार्टी या विचारधारा के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, बल्कि उन सवालों के पक्ष में है जिनसे अक्सर लोग बचते हैं। अगर आप तथ्यों, तर्क और गंभीर चर्चा सुनने की हिम्मत रखते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तनवीर आजम नदवी साहब, LLB स्कॉलर, विधि शोधकर्ता, लीगल रिसर्चर, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों के गहन विश्लेषक। कानून, संविधान, राजनीति, धर्म, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर उनकी गहरी समझ और बेबाक विश्लेषण उन्हें युवाओं के बीच एक अलग पहचान देता है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये खास बातचीत। मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं NRC पॉडकास्ट क्लिप। गुरु राठी जैसे यूट्यूबर क्या जनमत को प्रभावित कर रहे हैं या सिर्फ जानकारी दे रहे हैं? अगर पुलिस बिना वजह रोक ले कहीं भी रास्ते में या कहीं भी, तो उस नागरिक के पास क्या राइट्स है? अभी तमिलनाडु में विजय थालापति जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक ऐसी पार्टी बीजेपी जिसकी तो बुनियाद ही समझिए कि हिंदू मुस्लिम या फिर करने पर उसकी सियासत चलती है। पुलिस स्टेशन जाने से लोग इतना डरते क्यों? सोशल मीडिया पर हम जब भी कुछ पोस्ट करते हैं तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है? आज भी जंतर मंतर पर आम नागरिक की आवाज उठाने का सबसे प्रभावी जगह के है। तहत माना है कि अगर कोई किसी की वीडियो को बगैर उनकी इजाजत से अगर वायरल करता है, वजह से डिफेमेशन। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपका भी स्वागत है। हम से बहुत सारे चीज है जो आप रिलेट करते हैं, उसकी रिसर्च में लगे हुए हैं। भारत में हर नागरिक को कौन से 5 कानून जरूर पता होना चाहिए? अच्छा, ये बहुत क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ आकर के कुछ अपनी बातें रखूँ। तो आपने जो बात कही कि भारत में वो 5 कानून कौन है जो सबको जानना है, अच्छा सवाल है और मैं चाहूँगा कि इस पे अपनी बातें रखूँ। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम नौजवानों को जो फंडामेंटल राइट्स है, जी, यानी कि बुनियादी हुकूक क्या है, यानी कि आप कहीं भी रहते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में रहे, तो उस मुल्क का कानून आपको जानना जरूरी है। खासतौर से वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी हुकूक जो हैं आपको, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको इक्वालिटी क्या है, राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है, यानी कानून की निगाह में सब बराबर है, वहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इसी तरह से आपको आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आपको कानून जो है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलने की आज़ादी देता है, आप बोल सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 21 यानी कि आपको आर्टिकल 21 के तहत आज़ादी मिलती है कि आप कहाँ जा सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 25 है, उसमें आपको अपने मजहब पर पूरी तरह से आप काम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो एक किसी भी आदमी को, हर कसो नाकस को ये बात मालूम होनी चाहिए। ये वो 5 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से सबों को मालूम पता ही होना चाहिए। इसी कड़ी में एक अगला क्वेश्चन है, अगर पुलिस बिना वजह रोक ले कहीं भी रास्ते में या कहीं भी, तो उस नागरिक के पास क्या राइट्स है? सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अगर किसी को रोकती है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कानून से बालातर है। यानी एक तो बिला वजह पुलिस को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पुलिस रोकती है तो उससे वजह पूछनी चाहिए कि आप मुझे किस लिए रोके हैं, कोई काम है आपसे, या मैंने कोई क्राइम किया है। ये राइट है, ये एकदम पूछना ही बिल्कुल, चाहिए। ये आप ऐसे में कोई किसी को गिरफ्तार कर लेगा, तो ऐसे में आप कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती अगर पूछे। लेकिन अगर गिरफ्तार करती है तो पुलिस से ये पूछने का राइट है हमको कि आप मुझे किस वजह से अरेस्ट किए हैं, क्या वजह है। और अगर या तो फिर कोई क्राइम की वजह से अगर पकड़े गए हो तो उनको वकील से मिलने देने का हक है और वो अपने वकील से मिल सकता है। लेकिन बिला वजह अगर कोई पुलिस पकड़ती है तो उससे वजह पूछना चाहिए। और पुलिस को ये भी नहीं राइट है कि किसी को पकड़ करके 24 घंटा तक अपने पुलिस स्टेशन के अंदर रखें। बल्कि अगर कोई उन्होंने क्राइम भी किया है तो 24 घंटा के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक चीज है और लोगों को पता नहीं होता जी, जी। ज्यादा लोगों को। इसी कड़ी में एक और है कि क्या बिना वारंट का किसी को पुलिस पकड़ सकती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में होता है कि दो तरह के लॉ होता है। जो लॉ की दुनिया में जाएंगे आप तो दो तरह से होता है। जो क्राइम वाला लॉ होता है ना, उसमें बगैर वारंट के भी पुलिस पकड़ सकती है आपको। जैसे जैसे आपने मर्डर कर दिया हो, या आप पर मर्डर का इल्जाम लगा। या फिर आपने डकैती की हो, अच्छा। या फिर आपने क्या कहते हैं फिरैती की हो, या फिर इसी तरह से आप किसी को अगवा करते हैं, यानी कि किसी को किडनैपिंग करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको पुलिस बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसकी वजह आपको हम बताते हैं कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि एक मार्केट में हम आप चल रहे हैं और वहां पर कोई किसी का फोन लेकर के भागता है। अब पुलिस उस वक्त में कहे कि मैं उनको जो है वो, अब उसके लिए वारंट ढूंढना शुरू कर दे, तो वारंट अगर ढूंढने में इतना टाइम लग जाए तब तक तो वो भाग जाएगा। तो इसीलिए ये है कि इसकी नौइयत है, यानी किस्म है। हर मामले में तो बगैर नहीं पकड़ सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा सीरियस मामला हो, उसमें क्राइम हो, डकैती हो, छिनैती हो या फिर रैप हो, तो ऐसे इशू में पुलिस बगैर वारंट की पकड़ सकती है। बस यही चीज ध्यान रखना होगा कि रीजन क्या है। जी, रीजन क्या है। आप अगर सिविल क्राइम करते हैं तो उसमें आपको बगैर पुलिस बगैर वारंट के आपको पुलिस नहीं पकड़ती है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा जुर्म करते हैं जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो आपको फिर ऐसे में पुलिस बगैर वारंट की पकड़ सकती है। और इसका केस अभी हमारे यहाँ आया था और ये हमेशा आता रहता है, बगैर वारंट के भी पकड़े गए। अच्छा, एक इसी कड़ी में एक और है, हर भारतीय को अपने मौलिक अधिकार क्यों पढ़ने चाहिए? आई थिंक ये होता नहीं है जनरली। लोग हाँ, स्कूल सब में आई थिंक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, असल में क्या है कि इससे पहले आपने जो कहा था कि 5 चीजें जो है, हाँ, ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जी जी। अब इसकी एक मौलिक अधिकार जानना इसलिए भी जरूरी है कि इसकी एक आसान एग्जांपल हम लेते हैं कि जब तक आप अपने राइट्स को नहीं जानेंगे, यानी इस रूम में हम बैठे हुए हैं और आपको ये मालूम ही नहीं है कि ये जो कैमरे लगे हुए हैं और ये जितनी मशीनें हैं ये आपकी हैं, तो आप कैसे इससे फायदा उठाएंगे? आप चीजें तो आपकी है लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो कानून की बालादस्ती जो होती है वो दरअसल है कि आप किसी चीज की हकीकत को समझें। जब तक आप उसकी हकीकत को नहीं समझते हैं, उस वक्त तक आप क्या कहते हैं कि वहां तक पहुंचने की और उस चीज से फायदा नहीं उठा सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत कीमती, बहुत अच्छी और कीमती चीज है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है, तो आप कैसे फायदा उठाएंगे? बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप जी, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मौलिक अधिकार जानना ये जरूरी है और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जो आपने जिक्र किया था शुरू में। अगर कोई आपका वीडियो बिना अनुमति के वायरल कर देता है तो क्या है, तो क्या कर सकता है कोई, उसको क्या बोल सकता है या क्या कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में राइट टू प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, जिसमें कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत माना है कि अगर कोई किसी की वीडियो को बगैर उनकी इजाजत से अगर वायरल करता है और उसकी वजह से डिफेमेशन होता है, यानी उनकी वजह से उनको तकलीफ होती है या उनकी डिफेमेशन होता है, और उनकी वजह से उनकी इज्जत खराब होती है, तो ऐसी सूरत में क्या है कि उसको कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के तहत यानी आर्टिकल 21 के तहत माना है कि ये एक जुर्म है। और जो भी इस तरह का काम अगर करता है कि किसी की वीडियो को, खासतौर से ऐसी वीडियो जो प्राइवेसी हो, जो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, जिनसे किसी की इज्जत खराब हो सकती है, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई हो सकती है और उनको कोर्ट उन पर जो है टिप्पणी कर सकती है, उनको वो क्या कहते हैं जेल में भी डाला जा सकता है। और ऐसी सूरत में अगर उनका डिफेमेशन ज्यादा होता है तो वो कोर्ट से कंपनसेशन भी मांग सकता है। कंपनसेशन से मतलब ये हुआ कि कोर्ट से वो डिमांड करेगा कि इनकी वजह से मेरी इज्जत खराब हुई, तो उसलिए मुझे जुर्माने के तौर पर कुछ पैसे चाहिए और ये जुर्माना उनको देना पड़ेगा, लेकिन इसका डिसाइड कोर्ट करेगा, हम आप नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट करेगी। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि किस लेवल की बेइज्जती हुई है। जी। अच्छा, इसी कड़ी में एक और सवाल है कि जो सोशल मीडिया पर जितने भी चीज है
क्या या कोई चीज लिख कर है या बोल कर है, जो भी है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में वो आता है क्या, या फिर बहुत अच्छा सवाल है आपका। सोशल मीडिया पर हम जब भी कुछ पोस्ट करते हैं तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है? होता क्या है दरअसल कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है जी, यानी आर्टिकल 21 के तहत हमको मिलता है ओके, कि हमको बोलना है, बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। जी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गाली दे सकते हैं। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं लेकिन इसका एक दायरा है। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उतना ही काम कर सकते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात लिख देते हैं जिससे फसाद होने का अंदेशा हो, या आप किसी के डिफेमेशन ही कर देते हैं, किसी के मुतालिक गलत खबर दे देते हैं, तो ये आर्टिकल 21 के तहत नहीं आएगा। इस पर क्या है कि पनिशमेंट भी हो सकता है और कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और तो ऐसा नहीं है कि हर बात जो मन में आया बोल दिया, ये हमारे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल नहीं चलेगा। आर्टिकल 21 का भी एक हद है, उस लिमिट में आपको रहना है। आर्टिकल 21 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को गाली दे रहे हैं या आप दूसरों को डिफेम कर रहे हैं। आर्टिकल 21 है लेकिन एक दायरे के अंदर है। आर्टिकल 21 क्लॉज ए अगर आपको ये इजाजत देता है कि आप अपनी बात को रखें, तो आप आर्टिकल 21 तो ये भी कहता है कि आप हर बात को नहीं रख सकते हैं, दूसरों को आप अपनी पोस्ट से डिफेम नहीं कर सकते हैं, आप दहशतगर्दी नहीं फैला सकते हैं, आप दूसरों को आपकी वजह से आप फसाद नहीं फैला सकते हैं। तो ये एक जो दोनों चीजें हैं, तो दोनों को समझना होगा। आर्टिकल 21 है तो उसमें फिर कदगन भी है, ये नहीं है कि आप बोलते चले जाए, बोले लेकिन उस क्राइटेरिया के अंदर और दायरे में बोले। ये वो चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक और सवाल है कि क्या कानून जानना सिर्फ वकीलों का काम है या फिर सभी को जानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको इसमें ये बात कहूँगा, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग बोलता है, जो सब नहीं, कुछ लोग कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे इसको जानकर हम वकील जब करेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे तो देख लेगा। जी जी, अच्छा सवाल इस है। केस असल में है क्या कि ये आप समझते होंगे, मैं आपको समझाऊंगा। जी, हमारे यहाँ बेसिक चीज जो है इस्लाम में 5 चीजें हैं। 5 चीजें हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा, ये सब चीजें हैं, लाइन बाय लाइन। इसको जानना लगभग सबों की जरूरत है और उसको जानना चाहिए। जी। अच्छा, इस्लाम अगर है तो आप ये जानना, आपको इतनी चीजें जाननी चाहिए और ये तो सबों को मालूम होती है और मालूम भी होना चाहिए। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें ऐसी है जो सबको मालूम होना चाहिए। अब अभी आपने सोशल मीडिया के ताल्लुक से एक सवाल किया कि क्या सोशल मीडिया पर हर लिखी बात आर्टिकल 21 के तहत आएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत? ऐसा नहीं है। आप बातें तो रख सकते हैं लेकिन वही बात जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। इसी तरह से आपको जो आपने सवाल किया था कि क्या कानून जानना समूह वकील के अलावा, तो बेसिक चीज जो है वो सबको मालूम होना चाहिए। वरना ये है कि इससे क्या होगा कि बेसिक चीज नहीं जानने की वजह से अगला आदमी को नुकसान हो सकता है। पुलिस स्टेशन जाने से लोग इतना डरते क्यों? जनरली अभी भी ये हाल है, खासकर बाहर तो छोड़ दीजिए, सिटी का नहीं बता रहे हैं, गांव में जनरली होता है। नहीं पुलिस स्टेशन जाने से एकदम पूरा डर जाता है कि अब जी क्या होगा। असल में अवेयरनेस की कमी है लोगों को। पुलिस की जब बात जहन में आती है तो पहले जमाने में हम लोग सुने होंगे, आप भी सुने होंगे अपने फादर से या दादा से, ग्रैंडफादर से, वो लोग कहते थे कि उस जमाने में जब पुलिस आती थी तो लोग घर घुस जाते थे। तो क्या था, सही बात बोले कि दरअसल अवेयरनेस की कमी थी। पुलिस का मतलब ये समझता था कि जिसको चाहे पकड़ ले, जिसको चाहे छोड़ दे, जिसको चाहे बरी कर दे। तो ये क्या था कि धीरे धीरे इसका कम हुआ, इंफॉर्मेशन बढ़ता चला गया, अवेयरनेस बढ़ती चली गई और लोग पुलिस से कम डरते हैं। आज उतने डरने वाले में तादाद नहीं है, लेकिन जितनी होनी चाहिए लोगों को अवेयरनेस, उतनी अवेयरनेस नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। हालांकि पुलिस एक सिस्टम का हिस्सा है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी मदद के लिए है।
اور کسی بھی کرائم کو کم کرنے کے لیے ہم اپنی باتوں کو وہاں جا کر رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کرمنل کی جگہ ہے, بلکہ جس کے ساتھ بھی شوشن ہوگا وہ جا کر پولیس اسٹیشن سے بات کرے, پولیس اسٹیشن پہ جا کر کے اپنی بات کو رکھے اور وہاں جا کر کے اپنی فریاد کو پوری کرے. پولیس ہے ہی کرائم کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کے درد کو سننے کے لیے. تو پولیس سے دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھاگنا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس جو آئے گی بڑھتی چلی جائے گی, لوگ پولیس سے کم ڈریں گے. اسی قریب ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی جھوٹا کیس کر دے, جی ہم اس کیس میں ہے بھی نہیں, کہیں نہیں ہے, جی اور کوئی کر دے, اس سے کیسے بچاؤ کرے خود کو؟ اچھا, یہ بھی بہت اچھا سوال ہے, چونکہ اس طرح کے سب کوشچنز آتے رہتے ہیں کہ بلا وجہ کسی کا نام دے دیا اور وہ آدمی ڈرے سے ہمیں بھاگ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو گھبرانا نہیں ہے. اس کا ایک ایگزامپل ہم ادہرن دے دیتے ہیں. میں نے کسی سے کہہ دیا کہ چور ہے, تو پولیس, میں نے جا کے ایف آئی آر کر دیا کہ اس نے میری چوری کی, اور وہ آدمی ڈر گیا کہ میرے اوپر چوری کا الزام لگایا. تو ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہے, اور نہ اس کو گھبرانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کسی کو کہہ دیا چور, تو ابھی تک وہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہوا ہے, ابھی تک الزام ہے, الزام لگا صرف, اور الزام ہی ہوتا ہے جب تک پروف نہ ہو. انڈین ایویڈنس ایکٹ کے تحت, یعنی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ واقعی انہوں نے چوری کی, اس وقت تک وہ چور نہیں مانا جائے گا. اس لیے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے, اگلا آدمی نے کوئی الزام لگایا, تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایویڈنس کو, ثبوت کو پیش کرے کورٹ میں جا کر کے, کہ جیسے کہ چوری کی تو اس نے کہے گا کہ میں فلاں دن وہاں تھا, میرے پاس پروف ہے. وہ جو اگلا آدمی ہے وہ کہے گا کہ آپ نے چوری کری, تو ان کو بھی ایویڈنس مانگے گا کہ آپ اگر چور کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی پروف ہونا چاہیے. وہ پروف نہیں کر پائیں گے تو بلا وجہ کورٹ سے وہ پھٹکار کھائیں گے. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی چیزیں ہیں, چوری کا الزام لگے یا کسی بھی چیز کا, بلا خوف اس کو ایویڈنس اپنے حق میں ایویڈنس استعمال کرنا چاہیے, انڈین ایویڈنس, اور اس سے بچنا چاہیے اس کو. اچھا, ایک اور بہت مہتوپورن اس لیے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے بنا لائسنس ہتھیار رکھنا مطلب یا دکھانا ساروجنک جگہ پہ کتنا حد تک صحیح ہے یا کیا ہے, یا اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل کوئی کرتا ہے جی, اس سے پہلے بھی اپرادھک معاملے میں ابھی اننت سنگھ کا نام آپ نے سنا, جی بالکل, تو میں سوچتا ہوں کہ حالیہ دنوں ہی کی بات کر لیا جائے. اننت سنگھ کی جو گرفتاری ہوئی تھی اس میں یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس وہ ہتھیار پایا گیا تھا جو جس کا لائسنس سرکاری طور پر نہیں تھا. اسی طرح سے آپ ڈاکٹر شہاب الدین کی بھی جو گرفتاری ہوئی تھی, ان پر بھی یہی الزام تھا کہ وہ ان کے پاس وہ ہتھیار یا وہ ویپن پائے گئے جس کا لائسنس نہیں تھا. مختار انصاری کے تعلق سے بات آتی ہے, ان کے اوپر بھی یہی الزام تھا کہ ان کے اوپر وہ ہتھیار رکھنے کا الزام تھا جو بنا لائسنس کا ہے. تو کوئی بھی ویپن 1959 کے تحت جو سرکار نے قانون بنایا 1959 کے تحت, اس کے اکارڈنگ اگر کوئی لائسنس بلا سرکار سے پوچھے ہوئے بلا لائسنس کے اگر کوئی ویپن رکھتا ہے تو دراصل اس پر کارروائی ہو سکتی ہے, اور اگر دکھاتا بھی ہے سوشل میڈیا پر تب بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں, دکھانا بھی, شو کرنا بھی, اور رکھنا بھی بغیر لائسنس کے, یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. کیا آج بھی جنتر منتر پر عام ناگرک کی آواز اٹھانے کا سب سے پربھاوی جگہ ہے, لگتا ہے آپ کو ایسا؟ بالکل, جنتر منتر ایک تاریخی جگہ رہی ہے, اور وہاں سے سینکڑوں تحریکیں اٹھی. بلکہ جب بھی ملک میں کوئی بدلاؤ کی طرف جاتا ہے تو جنتر منتر ہی سے ہم نے جو دیکھا ہے, جو ہماری عمر ہوئی ہے, جتنا ہم جانتے ہیں کہ جنتر منتر ہی سے کوئی تحریک اٹھتی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کیجریوال جی بالکل وہاں پہ جو انا ہزارے کا منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہی جنتر منتر ہی تھے. اسے ایمرجنسی ہوا, کیا کیا نہیں ہوا. تو جنتر منتر دراصل ایک, اور ابھی ایک ریسنٹلی آپ کا جی سونم وانگچک, اچھا سونم, وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھی جگہ ہے اور وہ رہنی بھی چاہیے, خاص طور سے جہاں سے آواز مطلب لگتا ہے بالکل اٹھتی ہے. اور ڈیموکریسی, جہاں پر ڈیموکریٹک ملک ہے تو ایسی جگہ ہونی چاہیے
جہاں پر لوگ اپنی آواز کو اٹھا سکیں. اور یہ بھی آرٹیکل 21 ہی کے تحت آتا ہے کہ اپنی باتوں کو رکھنا. اگر کوئی بات ایسی ہے یا کوئی قانون ایسا ہے جو لوگوں کے خلاف ہے تو اس میں کیا ہے کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے، خاص طور سے جنتر منتر، جہاں سے اپنی آواز لوگ اٹھا سکیں. دھرو براٹھی جیسے یوٹیوبر کیا جنمت کو پربھاوت کر رہے ہیں یا صرف جانکاری دے رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دھرو براٹھی کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دھرو براٹھی جو ہے وہ جنمت کو موڑ رہے ہیں اور ایک سوچ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف انفارمیشن خبر کی طرح پھیلا رہے ہیں، بلکہ میں نے زیادہ ان کی ویڈیو تو نہیں سنی ہے، لیکن دیکھا ہوں کہ وہ ایک سوچ دے رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو ڈیموکریسی کی حقیقت، جمہوریت کے بارے میں سمجھنے کے لیے، اور ستا کے جو ڈیموکریسی میں جو بڑی چیز ہوتی ہے وپکش، اس کا وہ کام کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں. اگرچہ وہ سدن میں تو نہیں ہے لیکن دور ہی سے صحیح وہ اس کام کو کر رہے ہیں. سونم وانگچک کے آندولن کو آپ شکشا ویوستھا کی لڑائی مانتے ہیں یا راجنیتک؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سونم وانگچک کے تعلق سے جب آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو سب پہ گزرے تو لوگ سمجھے. ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ 2014 میں جب مودی جی آئے تھے چہرہ بن کر کے، تو وہ ان کی مخالفت میں نہیں آئے تھے بلکہ ان کے سپورٹ میں آئے تھے. اسی طرح سے آرٹیکل 370 جب ختم کیا تو اس میں بھی وہ حکومت کے ساتھ تھے. آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ووٹ صحیح ہے ابھی کر رہے ہیں، میں وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ میں ان پر ٹپنی کروں، لیکن بہرحال جو آپ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی ہے، یہ سیاست ہے یا پھر ایک شکشا، اس میں کیا ہے کہ ان کو ایک اچھا موقع مل گیا ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی نیت پر. لیکن بہرحال سب کو شک ہے کہ جب انہوں نے 14 میں مخالفت کی، نہ آرٹیکل 370 کے وقت انہوں نے کچھ حکومت کے خلاف بولا، تو آج وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں اور حکومت کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال ہماری تو یہی دعا رہے گی کہ ان کی باتوں کو سنی جائے اور جو بھی ان کی مانگ ہے، چونکہ اس میں اور بھی جی ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو بہرحال ان پر توجہ دینی چاہیے سرکار کو. پرشانت کشور کی راجنیتک جو پرمپرک دلوں کے لیے جو کیا ہے، ان کے لیے تھوڑا سا خطرہ ہے. پرشانت کشور دراصل ایک راجنیتک صلاحکار رہ چکے ہیں. ابھی تمل ناڈو میں وجے تھلاپتی جو حکومت آئی ہے اس میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے جو ہے، چاہے وہ نتیش کمار ہو یا پھر اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ممتا دیدی ہو، سبوں کی انہوں نے صلاحکاری کی ہے. لیکن ابھی وہ خود سیاسی پالیٹکس میں آئے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ان کے مدعے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو جو بھی ریجنل پارٹی ہے خاص طور سے ابھی ان کو فرق پڑے گا اور ایک بڑی تبدیلی کی طرف آپ اس چیز کو مانیے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ ملک ایک بڑی تبدیلی کی طرف جائے گا. اس لیے کہ نفرت سے بہرحال ملک نہیں چل سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی پارٹی جس کی بنیاد ذات پات پر ہو، ایسی پارٹی بہت دن تک یا پھر بہت سمے تک نہیں چل سکتی ہے. اور جو پرشانت کشور جی ہیں وہ بہت ہی اچھے مدعے لا رہے ہیں، تعلیم ہے، کیا کہتے ہیں، روزگار ہے، انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کری ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ سیاست میں وہ حکومت میں بھی آئیں گے، اور خاص طور سے لوگوں کو بھی ان کے تعلق سے سوچنا چاہیے. جن کے مدعے اچھے ہوں خاص طور سے ان کے لیے، چاہے کسی بھی دھرم سے ہو، ان کے تعلق سے سوچنا چاہیے اور ایسی سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے جو نئی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال جو ریجنل پارٹی ہے ان پر تو افیکٹ پڑنا ہی ہے، آج نہیں تو کل. جوہر یونیورسٹی سے جڑے ووادوں کو آپ قانونی معاملہ مانتے ہیں یا راجنیتک؟ چونکہ ابھی ایک نوٹس بھی دے دیا گیا ہے ریسنٹلی کہ بلڈنگز کو توڑا جائے. اب اس سوال میں تو مجھے سمجھیے کہ پچھلے 5 دن سے مجھے لگ بھگ گونگا کر چکا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک اتنی بڑی یونیورسٹی جس کو بنانے میں 2006 سے آج تک بہت بڑی بات خان صاحب نے اور پوری قوم نے، بلکہ
उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, खासतौर से जब शिक्षा का मंदिर हो तो वहां पर सभी लोग जाकर नतमस्तक होते हैं। और एक समझ सकते हैं कि एक ईंट गिराने में लोगों को बिल्कुल, मतलब एक ईंट जोड़ने में कितनी मुश्किल होती है। लेकिन वो है तो शिक्षा के मंदिर, वहाँ पे एजुकेशन है, आई थिंक सारा चीज है ना वहाँ पे, मेडिकल, जी इंजीनियरिंग सारा चीज है। जी जी, सारी चीजें हैं, तोड़ने का क्या मसला लॉ बात? फैकल्टी है, सारी चीजें हैं। तोड़ने का मसला असल में आपने जो कहा ना कि राजनीतिक, जी यहाँ पर ये पॉलिटिक्स की लड़ाई है। ये सिर्फ एक तो ये जो हुकूमत है जी ये एजुकेशन के खिलाफ है। अभी इनसे रिसेंटली कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी वो नहीं बनाई है वो हुकूमत जिसका नाम लेकर कहा जाए कि उस लेवल की भी यूनिवर्सिटी उसने बनाई है हुकूमत ने। लेकिन सिर्फ और सिर्फ होता क्या है कि जैसे 38 बिल्डिंग के बारे में कहा है कि वो बगैर पास किए हुए उसका कंस्ट्रक्शन का काम बना दिया गया। ये एक छोटी बात है। इसी अब क्या जवाब जेएनयू में पूरी यूनिवर्सिटी जो है क्या कहते हैं आप पास करा के बनाई गई है। उस टाइम में जैसा रहा होगा नहीं, वो पंचायत में आता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है कि एक बदले का भावना है। यहाँ पर एक सोच को डिमोलिश करना चाहता है, इसलिए कि उसका नाम जौहर है, इसलिए कि उसके आगे जो है आजम खान साहब हैं, उनकी कुर्बानी है। तो चूंकि आजम खान से सियासत में उनका इख्तलाफ रहा है, तो खान साहब के इख्तलाफ की वजह से उस यूनिवर्सिटी पर भी वो क्या कहते हैं हमला कर रहे हैं और उसको गिराने की और डिमोलिश करने की। इस चीज को तो बहुत ही बुरा मतलब मानते हैं हम, स्पेशली हम खुद मानते हैं इस चीज को कि यूनिवर्सिटी है, कुछ और चीज रहता, मतलब कुछ फैक्ट्री, कुछ और चीज, गलत चीज, कुछ भी 1% रहता तोड़ दीजिए। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी है, कोई भी पढ़ सकता है, तोड़ने का क्या मतलब आप समझ सकते हैं कि ये नैतिकता का पतन है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस लेवल की सोच के मतलब यहाँ पर से परे है इस चीज का। हर मजहब के लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सारे लोग पढ़ते हैं। उसके बावजूद यार, उसके बावजूद सिर्फ इसलिए जी कि इतना बड़ा काम खान साहब क्यों किए, या एक सिर्फ नाम की वजह से। या फिर उसका गुनाह ये है कि वो उसका नाम, उसके नाम के आगे मोहम्मद अली जौहर लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी के आगे मोहम्मद अली जौहर लगा हुआ है। ये वही जौहर है जो इंग्लैंड में जा करके उनके अंग्रेज से कहा था कि या तो मुझे आज़ादी दे दो या तो मुझे मौत दे दो। ये वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर है जिन्होंने भी अम्मा खिलाफत पर जान दे दो, उन्होंने जाके कहा था कि मुझे आज़ादी दो, या तो मुझे आज़ादी का परवाना दो या मुझे। और यही हुआ कि वो वहीं पर दुनिया से चल बसे। ये वो जौहर थे। कम से कम इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत जिसके नाम से कितना बड़ा विश्वविद्यालय, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो खासतौर से इस बात को बोलने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। जी हर मजहब के लोगों को यहाँ पर आगे आना चाहिए और अपनी खून की आखिरी आहुति तक इस यूनिवर्सिटी के लिए दी जाए। कुछ और जगह नहीं है जो कोई बोल दे ठीक है तोड़ दीजिए, जगह है पढ़ने का, बिल्कुल यूनिवर्सिटी है ये। यूनिवर्सिटी है और कमियां तो कहीं ना कहीं हर जगह होती हैं, तो उसको ठीक करवाइए, ठीक करवाइए जी। बिल्कुल। इन लोगों को और कुछ उसमें बनाने की जरूरत है तो बनाइए, वो आपके लिए अच्छी बात होगी। अब तोड़ना, डिमोलिश करना, वो शेर है ना कि तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, और लोग एक ईंट के लिए तरसते हैं, और तुम यह है कि बस्ती की बस्ती जलाए दे रहे। लेकिन लोग पता नहीं यूनिवर्सिटी को जलाने के लिए सोच रहे हैं। असल आज एक चीज और बताएं आपको, बड़ी अच्छी बात बताएंगे हम। इससे पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो जलाई गई थी, ये इसी फिक्र के लोग हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये वही लोग हैं और खिलजी पर इल्जाम डाले थे। किस वे में ये लोग जा रहे हैं, बिल्कुल समझिए कि इस वक्त कौन है ये लोग, क्यों कर रहा है ऐसा? पूरे ये आरएसएस की मिली भगत है। और उसमें भी कम से कम, लेकिन इंसान को मॉरल तो कम से कम होना ही चाहिए। सिंपल चीज है कि आप किस चीज को गिराने जा रहे हैं। आपके हाथ थरथराने लगेंगे, आपके पांव फूलने लगेंगे। यूनिवर्सिटी को गिरा रहे हैं आप, जिसको बनाने में एकदम खून पसीना एकदम बहाया गया मजदूरों, जहाँ से लाखों लोग इस देश के लिए नाम रोशन करेगा। मैंने कहा ना कि उसके आगे बस गुनाह ये है कि उसके आगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर लगा हुआ है, वरना और कोई ऐसा गुनाह नहीं है। सम्राट चौधरी के डिग्री और सर्टिफिकेट के जो सवाल उठ रहे हैं उससे रिलेटेड, उस पे आपका क्या एनालिसिस है? उनसे कई बार ये सवाल पूछे भी गए, चित्रा त्रिपाठी जी ने पूछी थी, तो उसने कहा कि मैंने
हाफी डिफिट भी कहा तो ये भी जरा सा एकदम मौजू बना हुआ था जी जी बिल्कुल। हाफी डिफिट को लेकर के। फिर बाद में उन्होंने जो है कहा कि मैं हाफी डिफिट में बता दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के देखिए। लेकिन जो मैंने तो लेकिन फिर भी बहुत जगह से ऐसा बोला जा रहा है या फिर मीडिया में भी कि वो जो सर्टिफिकेट है वो 7th पास जी है, जी। लेकिन वो उस 10th का एक मतलब मिला जुला कुछ ऐसा होता है। अच्छा, उन पे तो हम नहीं जाना चाहेंगे कि वो उनका एक अलग मौजू है, जी जी लेकिन हम ये चाहेंगे जी। कि सम्राट जी अभी नौजवान हैं, हम्म, उनकी डिग्री से हमको कोई ज्यादा खास फायदा होने वाला है नहीं। हम्म, हम ये चाहते हैं कि बिहार के लिए जी। और इस नई नस्ल के लिए कुछ बेहतरीन काम करें, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। करें। हमारे यहाँ जी बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, बिल्कुल, उसको दूर करें बिल्कुल, बिल्कुल। और बिना किसी नफरत की हुकूमत को चलाएं। बहुत बड़ी बात। आप कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री ही हो तब डिग्री हो नहीं, तभी आप काम बिल्कुल, कर सकते हैं। हमारे एक माननीय है, वो बिल्कुल अभी भी सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल। मैं यही चाहूंगा कि वो बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें हम्म, और नई नस्ल को एक नई दिशा दें, नई दिशा दे, क्योंकि हमको जरूरत है, चीजों से जरूरत चीजों है, से जरूरत न कि उनकी डिग्री से जरूरत है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, शाहनवाज हुसैन और उनकी राजनीतिक भूमिका को आप कैसे देखते हैं? शहनवाज हुसैन वो कहते हैं ना कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना जानता मैं भी नहीं क्या फीस है। शहनवाज हुसैन दरअसल क्या बात है? हुआ क्या है कि एक ऐसी अच्छा, भवन इसका में मतलब फंस चुका है। भी- जी मैं वहीं पर आता हूँ। एक ऐसी भवन में वो फंस चुका है हम्म, जिससे उसको निकलना बहुत मुश्किल होगी। वजह क्या है कि एक तो वो ऐसी पार्टी से आते हैं जो नफरत सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हम्म, और वो इस वक्त थाली के बैगन हो गए हैं। हम्म, उनको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए बीजेपी में भी उतनी इज्जत वहां नहीं मिल पा रही है। और तो फिर वो है क्या है वहाँ पे? और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी ओहदे पर उनको दिया जाए तो जो उन्हीं के पार्टी के जो और अधिकारी हैं वो सवाल खड़ा करने लगते हैं कि ये तो मीम है, इनको इन पर इतनी क्यों मेहरबानी, और वो फंसे हुए हैं। तो अब चूंकि सियासत में भी वो आखिर उम्र के पहुंच चुके हैं, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से 14 या कब वो 9 में जीते थे एक बार किशनगंज से, उसके बाद तो वो सियासत में कभी भी जीत कर नहीं आया। वो बस एक बार बिहार में मंत्री रहे, वो भी उनका एक बड़ा बयान बहुत मशहूर हुआ कि मैं जब एरोप्लेन पे था तो मिनिस्टर था और नीचे उतरा तो देख रहा हूँ कुछ भी नहीं, सरकार गिर गई थी उनकी। बिल्कुल। जी अच्छा, एक और सवाल है इसमें, क्या चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए? इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली जो भरत तिवारी जी 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 जो या जो उसको बोलिए आप, जी जो हुआ वो इसका मेन मकसद और जो मोटिव था, जहां तक हमको पता है, हम देखे हमको समझे, तो उनका ये मोटिव था कि कोई भी अगर वादा करता है, चाहे कोई भी मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी, कोई भी, तो वो वादा पूरा करे या तो ना करे। बिल्कुल सही है। इस चीज का क्या एनालिसिस है? भरत तिवारी ने जो आवाज उठाई वो बहुत अच्छी आवाज थी, जी, लेकिन कानून को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता है। भरत तिवारी के साथ आज भी हमारी सहानुभूति है और ईश्वर उनको जो है क्या कहते हैं, शांति दे, जहाँ शांति भी दे, है वो। उनकी जी, रूह को शांति दे। जी, लेकिन यह है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल किया कि ब्लूप्रिंट के बारे में कहा जी। आपने, कि जो घोषणा करता है घोषणा करता है उसको क्या कहते हैं, उस पर अमल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जी। आप मुझे बुला रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर आइए, मैं आपसे पॉडकास्ट करवाऊंगा, और मैं आया तो पता चला कि आप गायब हैं, तो मुझे कितना बिल्कुल, खराब लगेगा। उस पर कानून भी बनना चाहिए बिल्कुल, और कोर्ट को भी इस पर क्या कहते हैं संगीन एक मतलब टिप्पणी करनी चाहिए और उस पर कानून बनना चाहिए, जिससे ये कि वादा किए हैं तो पूरा कर। अगर आप वादा किए हैं तो वादा पूरा कीजिए। कोई भी कुछ बोल। अभी 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उसने कहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए सबको दूंगा। फिर बाद में अमित शाह ने कहा कि ये एक जुमला पॉलिटिकल जुमला था। तो इस तरह के जुमले से बचना चाहिए। ये एक झूठ भी है और एक किस्म के समझिए फ्रॉडुलेंट भी है, जिसमें झूठी बातें बताई जाती हैं। इन सब चीजों पर
कानून बनना चाहिए, और अगर कोई करता है जी वादा तो उसको पूरा करना चाहिए, और मैनिफेस्टो में वही चीज होनी चाहिए जो करे। जो जिसके लिए सक्षम हो, जिसके लिए जितना काम किया जा सकता हो। आप ये नहीं, आपको ये भी नहीं कहना है कि मैं आपको सितारे तोड़ के ला दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी नहीं कहना है। बहुत अहम चीज है जी। बहुत अहम चीज। आप वही वादे कीजिए जिसको आप पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। गांव के विकास में सबसे बड़ी पैसों की कमी, भ्रष्टाचार, या लोगों की, गांव वालों की क्या हो सकती इसमें दो बातें हो सकती है। जी। सबसे बड़ी चीज जो है वो भ्रष्टाचार, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ भ्रष्टाचार है। कैसे रोका जाए उसको, कैसे ठीक होगा वो चीज? असल में है क्या कि वो है ना कि कहावत है कि सैया भीड़ को तो डर का है को। तो है क्या कि दरअसल सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितने पदाधिकारी हैं या फिर जो हमारे माननीय मुखिया होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, सब क्या है कि एक दूसरे का मुंह चाटते हैं, मिल करके काम करते हैं, चाहे वो जो भी हो। तो सब इस वजह से, एक बड़ी वजह यह है कि भ्रष्टाचारी की वजह से जो है गाँव डेवलप की तरफ नहीं जा पा रहा है। इसमें कहीं न कहीं अधिकारी भी दोषी हैं, और कहीं न कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी दोषी हैं, और कुछ हद तक जनता भी दोषी है। कुछ हद तक लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और वोट भी किस बुनियाद पर लोग देते हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। आप रिश्वत लेकर वोट देंगे तो कब तरह से, तो कहीं ना कहीं। लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि इसमें जो बड़ी वजह है ये भ्रष्टाचारी है, और इस पर सरकार को कदम लगाना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन ताकि विकास हो सके, ताकि पंचायत को, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र को अच्छा खासा फंड भी आता है, अच्छी खासी फंडिंग होती है। आप देखेंगे कि एक रोड बनती है तो करोड़ों की रोड बनती है, लेकिन 6 महीना भी नहीं हुआ और टूटकर जो है ध्वस्त हो जाती है। रोड पे पानी लगा हुआ है, नाली नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि सरकार को उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि होता क्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोड बनी, रोड से ऊपर लोग घर बना लेते हैं, तो पानी का जमाव हो जाता है। तो उसके लिए तो नाली बनवाना चाहिए ना, नाली भी बनवाना चाहिए, और एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि रोड को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं किया जाना चाहिए, या अगर नीचे रोड रहती है तो उसके लिए नाली का व्यवस्था होना चाहिए। यही वजह है कि बगैर सोचे समझे काम करने की वजह से एक रोड में 10 बार काम होता है। अच्छा, इस सब पे कोई अगर कार्रवाई करना चाहे गांव का लोग जी, कि अच्छा नाली नहीं बन रहा है, रोड पानी भर रहा है, पानी नहीं आ रहा नल में, उस पे बेसिक कोई नॉर्मल इंसान कार्रवाई करना चाहे, मुखिया जो भी काम कर रहा है उसमें किसी पे भी, तो काम हुआ हो तब तो कार्रवाई कर सकता है, नहीं हुआ तो कैसे करवा सकता है, नहीं हुआ हो तो गलत किया है तो कैसे उस पे कार्रवाई करवा सकता है? काम अगर हुआ है तब तो कार्रवाई कर ही सकता है कि भाई आपका काम फेलियर है जी। लेकिन अगर काम नहीं हुआ हो तो प्रतिनिधि से मिल करके बातें करके काम कराया जा सकता है। प्रतिनिधि नहीं सुने तो, प्रतिनिधि नहीं सुनेगा तो फिर आगे है, और भी पदाधिकारी हैं, आगे जाइए। ये लोग क्या है, ये सब सरकार के मुलाजिम है, सरकारी मुलाजमीन है, इनका काम ये है। क्या राहुल गांधी अब विपक्ष के मजबूत नेता बन चुके हैं, या अभी भी उनको और अपने उस पर काम करने की जरूरत है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो है ही, लेकिन यह है कि जिस तरह की आवाज उनको भी उठानी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी दिखती है। लेकिन राहुल गांधी भी उसी पिच पर खेलना चाहते हैं जिस पर मोदी जी खेल रहे हैं। वो कैसे, वो तो थोड़ा अलग बात है। जी बिल्कुल, ये है कि अब यहाँ क्या है कि जब हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक ऐसी पार्टी बीजेपी जिसकी तो बुनियाद ही समझिए कि हिंदू मुस्लिम या फिर करने पर उसकी सियासत चलती है, लेकिन बहरहाल इसका भी खात्मा होगा। और कहा था जिगर ने कि तूले गमे हयात से घबरा न जिगर, ऐसी भी कोई शाम हो जिसकी सहर न हो। तो गम की जो रात होती है वो जरूर है कि लंबी रात होती है, सियासत को जी शायरी में उतार के, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो रात जो है जाएगी नहीं। बिल्कुल, रात है तो दिन होना है। बीजेपी अगर हुकूमत में है तो इनका खात्मा होना है। इंदिरा गांधी से ताकतवर इस मुल्क में कोई लेडी सियासतदान नहीं आई है। वक्त आया तो वो अपनी सीट भी हार गई। तो वही है ना कि तूले गमे हयात से घबरा न जिगर,
اور ایسی بھی کوئی شام ہو جس کی سحر نہ ہو. تو اگر شام ہوئی ہے تو صبح بھی ہوگی اور ان کی حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا. اچھا, جہاں تک راہل گاندھی کی بات کر رہے تھے, تو راہل گاندھی باتیں بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے جو جس پیچ پر مودی جی سیاست کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے. آپ درنگی کو چھوڑ دیجیے. آپ اگر ڈیموکریسی میں اگر آپ چناؤ لڑ رہے ہیں, آپ کی ایک پرانی پارٹی ہے, آج بھی آپ وپکش میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ پوری مطلب جیسے مورالٹی, جس طرح سے آپ مورالٹی پہ بات کرتے ہیں اسی طرح مورالٹی پہ بات ہونی چاہیے. آپ کی سیاست بھی ایسی ہونی چاہیے جس سے کسی خاص کمیونٹی کو اگنور نہیں ہونا چاہیے. آپ مسلم کا جب مدعا آتا ہے تو ذرا سا آپ بھاگتے ہیں, تو ان سب چیزوں سے نہیں بھاگنا چاہیے آپ کو. اگر صحیح ہے تو صحیح ہے, اگر غلط ہے تو غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے رکھتا ہو. ڈیموکریسی میں اسٹرانگلی اسٹینڈ لینا چاہیے, اور غلطی کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی سے بھی ہو, کسی بھی کمیونٹی سے ہو, اس کو آئینہ دکھانا چاہیے اور اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. بالکل. لیکن آپ وہی سیاست کریں گے کہ کسی ایک ہی کمیونٹی کو بس کچھ کرنا ہے, تو بہرحال آپ کرتے رہیے سیاست. ابھی 15 سال میں ہو سکتا ہے 5 سال اور ہو جائے یا پھر اور ہو جائے, یہ آپ کی اپنی سیاست ہو سکتی ہے. کیا اویسی مسلم سماج کے لیے آواز بن کر ابھرے ہیں یا ان کی راجنیتی سے وپکشی ووٹوں کا بکھراؤ ہوا ہے؟ کیا ہے دونوں چیز کو تھوڑا ریلیٹ کر کے. اچھا, چونکہ 2014 کے بعد عام طور سے اویسی صاحب بھی سیاست میں بڑے پیمانے پر دیکھے جا رہے ہیں. الگ الگ اسٹیٹ میں بھی ان کا الگ الگ اسٹیٹ میں وہ چناؤ بھی لڑتے ہیں, کہیں اچھی کامیابی بھی ملتی ہے, کہیں نہیں بھی ملتی ہے. اویسی صاحب کے بارے میں جب آپ پوچھ رہے ہیں تو ایک بات تو ہم کہیں گے کہ جب تک اویسی صاحب کو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ووٹ میں بکھراؤ ہوتا ہے, سیکولر ووٹ میں, تو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اویسی صاحب کی وجہ سے چند سیکولر ووٹ کٹ جاتے ہیں, لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا, ابھی آپ نے محمد علی جوہر یونیورسٹی کی بات کی. اچھا, اعظم خان صاحب تو بہت سیکولر ہیں, بالکل. ان کے سیکولر پہ تو میرے خیال سے کسی کو سوال نہیں اٹھنا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا سیکولر ہوں کہ میں کبھی بھی اپنا لیڈر کسی مسلم کو نہیں مانا. چودھری چرن سنگھ کو مانا, جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر تھے اپوزیشن میں نے اس کو اپنا لیڈر بنانے کی کوشش کیا اور ان کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل مانا اور ان کے اکارڈنگ کام کیا. کیا ایک سیکولر آدمی سے سیاست کی نفرت کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک بنی بنا یونیورسٹی کو گرا ہے صرف اس لیے کہ یہ مسلم ہے؟ تو اویسی صاحب اگر آزاد پالیسی کی بات کر رہے ہیں, آزاد سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے کہ اس ملک میں ہر ذات کی ایک پارٹی ہے, ہر برادری کی پارٹی ہے, 2000 سے زیادہ پارٹی ہے یہاں پر, پارٹیاں ایک وہ بھی پارٹی ہے, اور نقصان اگر ہوتا ہوگا تو ہو, اتنا تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کس لیول کا نقصان ہو رہا ہے, وہ تو سارے لوگ سمجھ رہے ہیں ان سب چیزوں کو. لیکن یہ ہے کہ آپ اویسی صاحب کو اگنور نہیں کر سکتے, ان کی باتیں بھی بڑی تتھیاتمک ہوتی ہیں, بالکل دلیل سے بات کرتے ہیں, وہ ثبوت سے بات کرتے ہیں, اور مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں پچھلے 70 سال میں ایک کیا کہتے ہیں اسٹیٹ لیس کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اس کو ایک الگ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اویسی صاحب جب لوگوں میں سیکولرزم کی کمی آئے گی, جب لوگ دھرویکرن کی طرف جائیں گے, لوگ جب کسی ایک مذہب کی طرف جائیں گے اور مذہب کی بات کریں گے, کسی ایک پارٹی کی بات کریں گے, یا ایسی سوچ کی بات کریں گے جو خاص طور سے ہندوتوادی یا پھر کیا کہتے ہیں بی جے پی یا پھر RSS جیسی سوچ کو آگے بڑھائیں گے, تو ایسی سوچ بھی ابھریں گی جو مسلم قیادت کی بات کرے گی اور جو اپنا پولیٹکس میں اپنے حصے داری کی بات کرے گی. تو اویسی صاحب بھی اگر بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بھی صحیح ہے. یہ آپ مان سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے, لیکن سیاست کا نام ہی ہے نقصان. مایاوتی کے جو وہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پہلے الیکشن ہارو پھر ہراؤ پھر جیتو, تو یہی چیز ہے کہ ابھی وہ ہار رہے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی ہرائیں گے. اچھا, ایک چیز اور
कुछ लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है, इस पे आप क्या कहें? ये तो बेतुकी बात है, जिसके पास कोई सबूत नहीं है, दलील नहीं। ये वही लोग हैं जो कानून को नहीं समझते हैं, या फिर जिनके पास क्या कहते हैं कॉमन सेंस नहीं है। सिर्फ इस बुनियाद पर ओवैसी साहब को लोग बीजेपी की बी टीम कह देते हैं कि उनको बीजेपी की तरफ से कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। अरे भाई, आपकी उनकी जाती जिंदगी को देखें, आपके उसने कोई क्राइम किया भी है या नहीं किया। कहाँ से करवाए? कभी वो मिनिस्टर नहीं रहे हैं, हमेशा अपोजिशन में रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो सियासत के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। आप उनकी सियासत से ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, और आपको ये राइट है कि उनकी सियासत से आप इत्तेफाक न रखें, हाँ, लेकिन उनकी अकलमंदी पर आप नहीं कर सवाल सकते, नहीं उठा सकते। नहीं कर सकते। वो बहुत ही अकलमंद इंसान है, बहुत। और वो सियासत को, वो कहते हैं कि सियासत हमारे घर की लौंडी है। तो उनकी भी एक क्या कहते हैं लगभग 1989 से वो जो हैदराबाद लोकसभा सीट है वो जीत रहे हैं। आप समझ सकते हैं, बीच में अभी तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई है जो एक बार भी उनको शिकस्त दे। और खासतौर से मैं हैदराबाद ही में रहता हूँ, तो मुझे मालूम है बहुत वहाँ पर जो उनकी लोकेलिटी है वो किस लेवल की लोकेलिटी है, एक एक चीज पर उनकी। तो सारे वहाँ पे कौन रहते हैं उनके, सब इनको इस तरह से सपोर्ट सारे लोगों को वोट देते हैं, और सारे लोगों के लिए दारुस्सलाम खुला हुआ है, और हॉस्पिटल है। सलाम बोले तो दारुस्सलाम से मतलब ये है कि एक क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि आदमी अपनी फरियाद को लेकर के जाते हैं। अच्छा, आपको वो कोई खुद भी का दिक्कत अपना हो, वो जी अच्छा। मैंने खुद देखा है, मेरी मुलाकात हुई है जी। वहाँ। ओवैसी साहब बैठे रहते हैं और उनके 7 विधायक हैं, 7 लाइन से बैठे रहते हैं। फिर जो एमएलसी हैं रहमत आलम साहब वो भी बैठे रहते हैं, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हैं, जो फरियाद लेकर के आते हैं उनके पास उनको भेजा जाता है, वहीं पे और जितना हो सकता है वो करता है, उसको वो करते हैं। 100% तो कोई नहीं कर पाता है, कोई ऐसी चीज होगी तो करते भी होंगे, वो सुनते हैं इस तरह से। लेकिन इनकी जो पॉलिसी है और जो हुकूमत करने का तरीका है वो बिल्कुल बहुत ही नया, अछूता और अलवेला अंदाज जिसको कह सकते हैं। आपके एक एमएलए को ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल उन पर आप ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ध्रुवीकरण करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, आपको मतलब समझ में नहीं आती है तो, लेकिन जो सियासत होनी चाहिए जमीनी स्तर से वो सियासत हैदराबाद में करते हैं, और बहुत ज्यादा लोकेलिटी उनकी हैदराबाद में है। दुनिया में सही और गलत क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक सवाल आया था कि दुनिया में गलत और सही क्या है, उसी क्वेश्चन को आप दोहरा रहे हैं। होता क्या है दरअसल के प्रोफेसर साहब आए और बोले कि दुनिया में गलत और सही कुछ नहीं होता। तो हम जैसे लोग जरा सा मतलब गुस्से में आ गए कि भाई हर एक चीज या तो सही है या तो गलत है। लेकिन जब सब पढ़ाते चलेंगे तो बताया कि दुनिया में गलत और सही कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने मतलब बातें बताई, और फिर उस पर मैंने भी अध्ययन किया, मुताला किया, तो वाकई में पढ़ने के बाद उस नतीजा पर पहुंचे कि दुनिया में गलत और सही कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत या पावर तय करती है कि गलत क्या है और सही क्या है। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं हम कि पावर एक ऐसी चीज है कि हो सकता है आज जो कल तक जो चीज सही थी आज वो गलत हो जाए। अब अपोजिशन को देख लीजिए आप, बहुत सारे बिल ऐसे आए जो उस वक्त लगा कि सही है और हुकूमत ने जो लाई वो सही समझ के लाई, लेकिन जैसे उसकी हुकूमत खत्म हुई उसको हटा करके उसको गलत साबित कर दिया गया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में, इससे पता चलता है। हम लोग तो कानून के मानने वाले हैं, तो हमारे यहाँ खासतौर से जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो वहाँ पर गलत और सही का तस्वुर दिया गया है हमको। हमारे पाठशाला में भी हमको पढ़ाया जाता है कि गलत है या सही है। लेकिन यह है कि जब आप आलमी तौर बैनुल अक़वामी तौर पर देखेंगे आप, और दुनिया में भी देखेंगे, अपने गांव और समाज में भी देखेंगे, तो वहाँ पर गलत और सही सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जिसके पास पावर हो वो जो कह दे वो सही है। आप अपने गांव में रहते हैं, आप यहाँ देख लीजिए कि जिसके पास बालादस्ती होगी, जिसके पास ताकत होगी, तो उनके बच्चे अगर कोई गलत भी करते हैं तो वो गलत नहीं होता, वो गलती नहीं होती है। उसी बेसिस पे उस चीज को रिलेट। जी, आप देख लें अमेरिका क्या है,
बुली है, सही सच में बुली उनके पास ताकत है, आज वो हथियार बेच रहा है, वही मतलब हथियार को बेचता है, युद्ध करवा रहा है, लेकिन उनके पास ताकत है, कोई गलत नहीं, वो जो करे सही है, और कमजोर आदमी कुछ भी करे गलत है। तो यही चीज है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पावर तय करता है कि क्या गलत है क्या और सही क्या सही है। इसी कड़ी में एक और है, डेमोक्रेसी को आप क्या समझते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी दरअसल है क्या कि अंधों में काना रह गया। ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ जी। कि कानून बहुत है, चाहे वो इस्लामी शरीयत हो या फिर क्या कहते हैं राम राज की बात करें आप, या फिर हर मजहब के लोग सोचते हैं कि जिस थ्योरी को या जिस चीज को हम समझते हैं वही कानून दुनिया में अप्लाई होना चाहिए। जब आप किसी मुस्लिम स्कॉलर से मिलेंगे तो वो क्या कहते हैं अपने इस्लाम का मतलब अपने इस्लाम की बात करेंगे कि इस्लाम क्या चाहता है। वाकई उसमें अमल की बात है बहुत सारी, बल्कि इस्लाम ने तो कहा है, आप समझ सकते हैं कि उसमें मॉरलिटी इतनी मतलब उस हद तक समझाई गई है कि जिस हद तक मैं अभी तक किसी और मजहब के बारे में इतना नहीं पढ़ा हूँ जितना मजहब इस्लाम के बारे में इतनी मॉरलिटी इस्लाम ने बताया। आप समझ सकते हैं कि कहा कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। मन कतल मोमिनन नहीं कहा कुरान ने, मन कतल नफ्सन, कि अगर कोई एक इंसान के कत्ल करता है तो पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि क्राइम को रोकने के लिए इस्लाम ने कितनी बड़ी बात कही है कि अगर कोई एक इंसान का अगर कोई बेगुनाह आदमी का कत्ल करता है तो गोया कि पूरी ह्यूमैनिटी को यानी पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। एक सेकंड रुकूंगा मैं जी। इसके बावजूद भी जी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये कहना होता है कि इस्लाम में टेररिस्ट है, कत्लेआम है, मारता है, ये है। इसका क्या इफेक्ट पड़ा है? क्यों ये बोला जाता है? क्यों ऐसा बनाया गया है माहौल? दरअसल है क्या, मैंने कहा ना कि गलत और सही कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है। ये दरअसल इस्लामोफोबिया जो है ना, जी। इस्लाम से लोगों को मुतनफिर करवाना, खास तौर से जब कोई भी क्राइम होता है तो उस पर डाल दिया जाता है। हम इस बात को मानते हैं कि मुसलमानों ने बड़ी गलती करी है जो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि क्या कहते हैं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हुआ यह है कि कोई भी जुर्म करे तो क्या कहते हैं कि एक कौम है जिसका नाम मुस्लिम है उस पर डाल दो, और गलत तरीके से गलत नैरेटिव के जरिए मुसलमानों को खास तौर से इस्लाम को बर्बाद, इस्लाम के ताल्लुक से इस तरह की बातें फैलाई गई जो कि कहीं से भी मतलब इस्लाम इस चीज को प्रमोट नहीं करता है। मैंने कहा ना कि आप समझ सकते हैं कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। अगर एक इंसान को आप बचाते हैं तो पूरी इंसानियत को बचाने का आपको सवाब मिलेगा। इस तरह की चीज है इस्लाम में। तो इस तरह की चीजें भी लोग इस्लाम के बारे में बताते हैं, लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। और जैसे कि रामराज की बात करते हैं तो रामराज भी बेहतरीन राज है, लेकिन होता क्या है दरअसल लोग के राम राज के नाम पर राम राज की बात को छोड़ करके और अपनी मनमानी बातें करते हैं। हम लोग तो समझते हैं कि राम राज की बात होनी चाहिए। महापुरुषोत्तम राम जो थे यहाँ के बहुत ही बड़े क्या कहते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत काफी लोग उनको मानते हैं, रामराज की बात भी करते हैं, लेकिन रामराज का हवाला देकर के अपनी बातें करते हैं। तो हम लोग तो दुआ भी करेंगे कि अगर इसका नाम रामराज है तो कभी ना है, या फिर वो रामराज जो एक्चुअली में था उस रामराज की बात की जा रही है तो उस रामराज की बात होनी चाहिए। आपने कहा डेमोक्रेसी के ताल्लुक से, तो डेमोक्रेसी दरअसल क्या है? मैंने कहा था कि अंधों में काना राजा है। इसमें क्या है कि इकबाल ने भी उस पर तनकीद किया है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने खासतौर से डेमोक्रेसी की तनकीद किया, उन पर कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज, जमहूरियत से मुराद डेमोक्रेसी अक्सरियत, यानी जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को घिना करते हैं, तौला नहीं करते। इसमें इकबाल ने जो नसीहत की है उसको आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक आदमी पीएचडी होल्डर है, उसके पास इल्म का भंडार है, उसके पास नॉलेज का मतलब अंबार है, बहुत सारी चीजों को पढ़े हुआ, बहुत सारे फलसफे को वो जानता है, लेकिन जब वोट गिराने की बात आएगी तो वो एक ही वोट गिराएगा।
بالکل. اور ایک جو بالکل مجنون سا آدمی ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہیں ہے وہ بھی ایک ہی ووٹ گرائے گا. جی بالکل. تو ڈیموکریسی ہے تو اچھی چیز، لیکن کبھی کبھی ہوتا کیا ہے دراصل اس میں کہ جب غلط لوگ زیادہ آ جاتے ہیں ایک طرف، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ جمہوریت میں 100 کو گنا جاتا ہے، 100 آدمی ہے، اگرچہ سب جاہل ہیں جی لیکن 100 آدمی ووٹ دیں گے اور 20 آدمی ہیں بہت پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ہیں، 50 لوگ ہیں، لیکن 50 آدمی 100 آدمی سے ہار جائیں گے. اس کے باوجود بھی ہار جائیں گے کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑے، پھر بھی وہ ہار جائیں گے. تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں، اور خاص طور سے کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی کا فائدہ اس وقت لوگ زیادہ اٹھا لیتے ہیں کہ جب ذات پات مذہب کی بات کی جائے. ڈیموکریسی اس وقت تک مضبوط ہوتی ہے جب قوم کے نوجوان کیا کہتے ہیں اویئرنیس ہو، یعنی بیدار ہو، اس کو صحیح اور غلط کی پرکھ ہو، تب جا کر کے ڈیموکریسی بہت اچھی چیز ہے، مضبوط ہوتی ہے. لیکن جسی وقت ذات پات کی بات آ جاتی ہے تو پھر پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس بھور میں پھنس جاتے ہیں. پھر اقبال نے، اچھا دوسری بات، ایک طرف تو ڈیموکریسی کو آئینہ دکھایا ہے کہ اس سے یہ نقصان ہے، لیکن دوسری طرف اقبال نے ڈیموکریسی کی تعریف بھی کری ہے. انہوں نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد سے مطلب غلط پرسن کو کہتے ہیں، 1-2% کو، فرد 1% کو کہتے ہیں، اور افراد پلورل کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی ایک قوم، اگر قوم کے بچہ اگر کیا کہتے ہیں نوجوان اگر بیدار ہو جائے، ہوش کا ناخن لے اور اس کے پاس ایک اچھی سوچ ہو جائے، تو یہی وہ افراد ہے جو کل کیا کہتے ہیں ایک اچھے مستقبل کی شروعات کر سکتا ہے، اور ہر فرد جو ہے ملت کا ستارہ بن سکتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ڈیموکریسی کو مضبوط کرتی ہے. اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کا اویئرنیس ہونا، لوگوں کو بیداری ہونا ضروری ہے. جب تک آپ مذہب پہ بات کریں گے اس وقت تک اسی طرح سے ڈیموکریسی کی کیا کہتے ہیں غلط استعمال ہوتا رہے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. کیا شریعت ہندوستان کے کنسٹیٹیوشن سے ٹکراتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کا ہندوستانی کانسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی اس میں ہوتا کیا ہے کہ آرٹیکل 25 جو ہے جی فریڈم آف ریلیجن، اچھا، یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی جو بھی ریلیجن، آپ جس بھی ریلیجن کے اس کو ہو، آپ فالو کریں. ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، بودھ ہو، جس بھی ہو، یا آپ کا کوئی بھی مذہب نہیں ہو، پھر بھی آرٹیکل 25 آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ نہیں بھی مان سکتے جی کسی بھی مذہب کو نہیں مانیں، یا کسی مذہب کو مانتے ہیں تو آپ اس پر مضبوطی کے ساتھ رہیں، آپ اپنی سوچ کو اپنے پاس رکھیں، آپ جو بھی عید ہو، ہولی ہو، یا جو بھی ہو آپ بالکل منا سکتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن اوپر کہ سنویدھان اوپر، بلکہ آرٹیکل 25 ہے ہی اس لیے کہ ہر شخص اپنے مذہب پر آسانی سے رہ سکے، نہ اس کو کوئی پریشان کیا جا سکے، جس کے پاس کوئی مذہب نہیں وہ بھی رہ سکے. تو اس میں یہ بات بالکل کہنا غلط ہوگا کہ کیا یہ ٹکراتی ہے کانسٹیٹیوشن سے، جنرلی ٹکراتی ہے. نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تعلق سے معلوم نہیں ہے. جی ٹکرانے کی بات نہیں، ٹکرانے کی کیا بات ہے، جب ایک آپ کو آرٹیکل آپ کو پوری طرح سے فریڈم آف ریلیجن دے رہی ہے، تو پھر آپ کو اس میں ٹکرانے کی کیا بات ہے. آپ یہ ہے کہ آپ اپنی مذہب دوسروں پر نہ تھوپیں، یہ ہو سکتا ہے. بالکل آپ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ مذہب پر رہ رہے ہیں تو آپ کو مورالٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ جلوس نکال رہے ہیں اور پتا چلا کہ ایمبولینس پھنسا ہوا، کہیے گا کہ یہ مجھے فریڈم آف ریلیجن ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہے کہ آرٹیکل 25 بھی ایسے چیزوں کو روکتی ہے. اور اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ ایسے وقت میں آپ آرٹیکل 25 کے نام پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک آزادی ہے، میں جلوس نکالوں اور یہاں ایمبولینس پھنسا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے. جی آرٹیکل سے خدا نخواستہ کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن سے خدا نخواستہ شریعت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جب ایک چیز اجازت ہے تو ہے اجازت. بس یہی ہے کہ سمجھنے والوں کا مطلب کم علمی ہے، کم فہمی ہے، جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. سنویدھان ہر شخص کو جینے کا ادھیکار دیتا ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب کا پابند رہنے کا ادھیکار دیتا ہے. اب اس میں ٹکرانے کی کوئی بات ہی نہیں. اب ایک لاسٹ سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ خود ابھی ایک لاء سے اور LLB سے اسکالر ہیں، خود اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ابھی جو نیا لوگ ہے جو جس کو ابھی جین جی بھی بولتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا
एक ये सवाल होगा, और दूसरा कि जो नया लोग है, जो नए बच्चे हैं जो इस लाइन में जाना चाहे, तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का एंट्रेंस निकालना चाहिए, उस पे थोड़ा अच्छा, बहुत बेहतरीन जी बात आपने कही है कि सभी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा फायदा खासतौर होता से हम इस कम्युनिटी में हैं, जी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो तालीमी मेयार है हमारा, वो हम बहुत नीचे गिर चुके हैं, और इतना नीचे गिर चुके हैं कि अब बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब कहता है ना कि सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा। एक वक्त वो था कि इस कौम में बहुत ही अच्छे लोग, अच्छी फिक्र के लोग पैदा होते थे, उनके पास न एजुकेशन की कमी थी न किसी चीज की, बल्कि आप देखेंगे जब आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने पढ़े लिखे लोग थे। और जिस कौम की शुरुआत ही इकरा से हुआ हो कि पढ़ो अपने रब के नाम लेकर के, उस कौम की ये हालत है कि वो सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वो दलित से भी नीचे चले गए हैं। तो ये बहुत ही हसास मौजू है, और खास तौर से मैं समझता हूँ कि जो भी जिनके अंदर भी जर्रा बराबर अवेयरनेस है, बेदारी है, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे। जेंजी हो या कोई हो, उनको मोबाइल से दूर रहना चाहिए, और मोबाइल से दूर रहने के साथ साथ उनको अपनी तालीम पर फोकस करनी चाहिए। अगर उनके यहाँ क्या कहते हैं, पैसे की फरावानी नहीं है, कमजोरी मतलब पैसे से उतने मजबूत नहीं है, फिर भी उनको एक रोटी कम खा करके मैं समझता हूँ कि तालीम की तरफ लोगों को आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, आप समझ सकते हैं, इतनी जरूरी है कि जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है, इस तरह से इंसान को, एक बाइज्जत इंसान को दुनिया में जीने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। कैसा नहीं है, एक ऐसा चीज है जिससे वो जी किसी चीज को अपना रास्ता तय कर रास्ता सकता तय कर है सकता है, और अपनी खुद ही को पहचान सही सकता है। गलत को जी, आज दुनिया में जो जितनी लड़ाइयां हैं और जितनी है, ये कहीं न कहीं इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि एजुकेशन नहीं है। ये एजुकेशन है भी तो एक खासी फिक्र को लेकर के, किसी खास मकतब फिक्र को लेकर के वो घूम रहे हैं। सिर्फ आप इस्लामियात पर बात करके आप दुनिया को नहीं समझा सकते, सिर्फ आप हिंदुत्व को लेकर के पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। आपको तमाम मज़ाहिब और तमाम अध्ययन का मुताला करना होगा, फिर उसमें मॉरलिटी क्या है, एथिस्ट क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको काम करना होगा। इसी तरह से आपने एक बात और कही थी, क्या वकील के ताल्लुक से, हमारे यहाँ तो वकील की भी कितनी कमियां हैं आप जानते ही हैं। तो इसमें खास तौर से जो बच्चे BA LLB करना चाहते हैं, या जिनके गार्जियन चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, उनको चाहिए कि इंटर के बाद जो है चाहे वो DU हो, या फिर इसी तरह से मानू हो, या फिर इसी तरह से JNU हो, या जो भी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ के क्या कहते हैं एंट्रेंस का फॉर्म भरे और एग्जाम। तैयारी किस तरह से करे हो? तैयारी ये करे कि उसके लिए जो है क्लैट आता है, क्लैट के जरिए आपको तैयारी करनी है। यहाँ कुछ फंसे तो फिर हम लोग हैं ही, आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे कि कोई भी अगर ऐसा जरूरतमंद हो तालीम के लिए, तो मैं हमा वक्त तैयार हूँ। खासतौर से आप जब मुझे कहें, जैसी जरूरत हो, मैं जरूर हाजिर रहूंगा और मैं बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि पढ़ने का मकसद ही है दूसरों को बेदार करना, दूसरों को बताना। खासतौर से LLB में आना चाहिए लोगों को। मैं भी बहुत कठिनाई के साथ वहाँ पहुँचा हूँ, मेरी तो पढ़ाई भी उधर से नहीं हुई। मैं, आप जानते ही हैं कि जी इधर से मैं आया, फिर उसके बाद मैंने भी स्ट्रगल किया, उसके बाद फिर वहाँ मैं पहुँचा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से, थैंक यू सो मच। और ये जितने भी बात आपने कही, वो सभी को हमको लगता है बहुत सारे लोगों को जरूरत होगी और इसका फायदा उठा सकते हैं, जो कि लॉ से रिलेटेड था, इस्लाम से रिलेटेड था, हिंदुज़म से था, सभी रिलीजन से था, पॉलिटिक्स से था, सारे चीज़ों को मिलाकर आपने बहुत बखूबी से किया। दिल से शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जाहिद।